में तथा कमजोर वर्गों के हितों में भी पूरी ईमानदारी से कार्य किया होता और विशेषकर कमजोर वर्गों के हित व कल्याण के मामले में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सलाह को भी मान लिया होता, तो फिर ना तो बाबा साहब को अपने कानूनी मंत्री पद से उस समय इस्तीफा देना पड़ता तथा ना ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी को केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ता तथा ना ही फिर कमजोर वर्गों के लोगों को मजबूरी में बीएसपी के नाम पर अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत पड़ती। और अब ये कांग्रेस पार्टी अपनी जैसी जातिवादी व पूंजीवादी सोच रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन करके फिर से केंद्र की सत्ता में आने के सपने देख रही है, तो वही सत्ताधारी बीजेपी पार्टी भी उन्हें केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने एनडीए गठबंधन को हर मामले में मजबूत बनाने में लगी है। साथ ही फिर से सत्ता में आने का दावा भी ठोक रही है। ये कह रही है कि इस बार बीजेपी और उनका गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाएगा, इसका भी दावा ठोक रही है। जिनकी कथनी व करनी में कांग्रेस पार्टी की तरह ही कोई खास अंतर नजर नहीं आता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये दोनों बने गठबंधन यानी कि एनडीए व परिवर्तित किए गए यूपीए केंद्र की सत्ता में आने के लिए अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, जबकि जनता को किए गए इनके वायदे व आश्वासन आदि सत्ता में बने रहने के दौरान अधिकांश खोखले ही साबित हुए हैं। वैसे भी कांग्रेस व बीजेपी एंड कंपनी के बने गठबंधन की अब तक रही सरकार की कार्यशैली यही बताती है कि इनकी नीति, नियत व सोच सब समाज में से विशेषकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति लगभग एक जैसी ही रही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में रहकर शुरू से इन वर्गों के मामले में अधिकांश कागजी खाना पूर्ति ही की है तथा जमीनी हकीकत में इनके लिए कोई ठोस कार्य नहीं किए हैं। लेकिन जब ये लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो तब फिर वे अपने वोट की खातिर इनके हितों में काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी का गरीबी हटाओ का व बीजेपी का हर गरीब के खाते में 20 लाख रुपए पहुंचाने को लेकर कही गई ये बातें सत्ता में आने के बाद केवल हवाई व खोखली ही साबित होकर रह गई हैं, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी ने सत्ताधारी गठबंधन व विपक्षी गठबंधन से ज्यादातर अपनी दूरी ही बना के रखी है। ऐसी स्थिति में अब इन वर्गों के लोगों को यानी कि कमजोर वर्गों के लोगों को आपसी भाईचारे के आधार पर वे अपना अकेले ही मजबूत गठबंधन बना के या हर मामले में अपनी एकमात्र हितैषी रही पार्टी बीएसपी को ही मजबूती देनी है तथा जिससे फिर यहाँ कोई भी गठबंधन केंद्र व राज्यों की भी सत्ता में पूरी मजबूती के साथ आसीन न हो सके तथा इसके स्थान पर फिर इनकी मजबूत नहीं बल्कि मजबूत सरकार ही बनेगी। हमारी पार्टी का ये पूरा प्रयास होना चाहिए ताकि बीएसपी के सत्ता में न आने की स्थिति में भी इन कमजोर वर्गों का यानी कि दबे कुचले लोगों का ये लोग ज्यादा शोषण ना कर सके।
लगता है कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वही उसी वो उपजाऊ हो रही है। देखिए बहन जी से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जो जान पे जिसकी बनाई है वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता हूँ। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसे देखते हैं, क्या नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बस सबका धन्यवाद करता हूँ, मगर ये है मैं ये प्रयास करूंगा कि भविष्य में ऐसा किसी के साथ ना, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री उस पर ध्यान देना चाहिए। बात चंद्रशेखर की नहीं है, बात इस प्रदेश में हो रही हजारों बहनों के साथ जो अस्मतें लूट रही है हर महीने, रेप हत्या हो रही है, लोगों की जान जा रही है, सब उन पर वो करता है। तो वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे, अगर वो इसको संभाल नहीं पा रहे तो क्या फायदा, फिर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए।